बेटा देखिए फिर से हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कर रहे थे। बेटा अभी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए मैं फिर से एक बार बना दूं। बेटा कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है बेटा। तो ये हो गया पहला चार्ज Q1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा R1। ये चार्ज है Q2। इसका पोजीशन क्या है बेटा R2। अब बेटा मानिए कि सेकेंड चार्ज पर अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, बेटा ये इस पर किधर फोर्स डालेगा, दोनों के सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर डालिए। सेंटर टू सेंटर ये रिपेल करता है सेंटर के अलोंग, इसलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो ये इस चार्ज को इसके सेंटर की ओर दूर भगाएगा अगर प्लस प्लस है। बेटा प्लस और ये माइनस रहता तो इधर खींचता। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में कैसा दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस दिखाइएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, ये इसको दूर भगाएगा। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ऐसे वेक्टर का डायग्राम दे दी। इस वेक्टर का डायग्राम, इस वेक्टर को क्या लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब बेटा दोनों चार्ज के बीच की दूरी Q1 Q2 के बीच की दूरी यही है, तो इसको लिखेंगे, ये इसे देख रहा, ये इसे देख रहा, Q1 Q2 को देख रहा। 2 का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पहला देख रहा 1। अब बेटा इसे कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ लगाइए बेटा। ये दोनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में कई बार बता चुके हैं, हेड से इसका टेल है तो ये दोनों सेम, और इसका हेड और इसका हेड वेक्टर का टकरा गया तो ये अपोजिट सीक्वेंस आ गया, ये दोनों सेम। तो R1 और R2, R1 और R21 देखिए बेटा ये दोनों सेम सीक्वेंस और ये अपोजिट, तो अपोजिट वाला इक्वल होता है जो दो वेक्टर सेम सीक्वेंस के होते हैं ट्रायंगल लॉ में। तो R21 को क्या लिखेंगे बेटा R2, और ये इधर गया तो क्या होगा -R1। बस बेटा हो गया आपका काम। अब बेटा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कल मैंने बताया हुआ था, क्या लिखेंगे बेटा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1। तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये दूरी क्या है R21, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बेटा ये वेक्टर है तो इसका मॉडुलस लीजिए। मॉडुलस मतलब मेजरमेंट डिस्टेंस का, वेक्टर का कोई भी वेक्टर का ये कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस हो गया मेजरमेंट। अब देखिए बेटा डायरेक्शन भी दिखाना है, ये प्लस है ये प्लस है तो ये डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन क्या है बेटा R21 कैप दिखाएंगे। R21 कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में रिपल्स कर रहा है, और अगर ये माइनस रहता ये प्लस रहता तो प्लस माइनस को खींचता, ये हम माइनस दिखाते। यही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया, मैं इसे रब कर रहा हूं इतने पोर्शन को। अब ये बताइए बेटा R21 को लिखेंगे क्या बेटा, इसको लिख देंगे ये Q1 इंटू Q2, R21 को लिखेंगे इस तरीके से R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इस कैप को भी लिखना है मतलब यूनिट वेक्टर 1 से मल्टीप्लाइड है। तो बेटा यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, R21 को लिखेंगे R21 बाई R21 का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को लिखते हैं बेटा, याद कीजिए R21 को कैसे लिखते हैं बेटा, R21 का वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वन यूनिट वेक्टर। अब बेटा इसको देखिए R21 को कैसे लिखेंगे, Q1 इंटू Q2, ये तो वैसे दिया R21 माइनस R1, और इसे लिखेंगे R21 को लिखेंगे R2 माइनस R1, और इसको लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो
बेटा ये स्क्वायर है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा पावर 1, ये पावर 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, बस ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसी को वेक्टर फॉर्म कहते हैं। Q1 इंटू Q2 R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो जाएगा बेटा, इंटू ये लिख दीजिए R2 माइनस R1। बेटा यही हो गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज। बेटा ये क्या हो गया, कूलम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म हो गया। बेटा इसे ही कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहते हैं। बेटा इसे क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहते हैं। अब आ जाइए बेटा, बेटा देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा this is a space or region. This is a region around any charge, in which if any other charge will be placed, then it will experience electrostatic force. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई चार्ज है बेटा, क्यों चार्ज है, तो देखिए बेटा कोई चार्ज अगर है तो इसके पास में एक बहुत छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज बोलते हैं बेटा। टेस्ट चार्ज क्या हुआ, इस सोर्स चार्ज से, सोर्स जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये चार्ज है तो किसी दूसरे चार्ज को फोर्स लगाएगा, और यह टेस्ट चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज होता है और इसको पॉजिटिव मानते हैं। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल इसको इसलिए लाते हैं कि जांच कर सके कि भाई ये इसने जो फोर्स डालना है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, ये जो चार्ज है पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका पता लगाने के लिए। बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको दूर भगाएगा, अगर ये निगेटिव है तो इसको पास खींचेगा। तो ये पॉजिटिव है तो बेटा ये इसे क्या करेगा, दूर भगाएगा। अब पास में है तो बहुत ज्यादा फोर्स डालेगा, और दूर रखेंगे तो और कम फोर्स, और कम फोर्स, और कम फोर्स, इस तरह से घटता जाएगा। और एक जगह ऐसा आएगा कि जिसके बाद फोर्स डालेगा नहीं, तो इसके चारों ओर का ये रीजन 3D रीजन, इसके चारों ओर का ये 3D रीजन स्पेस, एक चार्ज है उसके चारों ओर का वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जिसके अंदर एक छोटे से अगर टेस्ट चार्ज को रखे यहां पर, तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स डालेगा। बेटा अगर ये टेस्ट चार्ज को यहां रखे तो ये इस पर फोर्स इधर डालेगा, रिपेल करेगा, और ये अगर निगेटिव रहता तो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज दिस इज एनी चार्ज and this charge can exert force on any another charge, but it will exert force. So if this charge will be placed at nearer point, it will exert more force. If you are keeping this test charge away, it will slightly exert lesser force. Again we are keeping distance away from
increasing distance of Q naught, force will decrease, further decrease. बेटा एक पॉइंट आएगा कि इसकी बाउंड्री के बाहर ये फोर्स नहीं लगाएगा. So the boundary, or we can say that a 3D space, 3-dimensional space, inside which this charge can exert force on unit test charge or any other charge. So beta this 3D region is said to be electric field. क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस 3D रीजन के जस्ट बाहर, इस बाउंड्री के जस्ट बाहर ये फोर्स नहीं लगाएगा. तो बेटा इसके जस्ट बाद वाले रीजन को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे. इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि बाय बहुत अनंत दूरी तक जाने के बाद, नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट आ गया तो इसकी बाउंड्री के जस्ट बाद वाले हिस्से को हम इन्फिनिटी कहेंगे. कहने का मतलब ये जहां तक फोर्स लगा सकता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और फिर इस रीजन के बाद वाले हिस्से को इन्फिनिटी कहेंगे इस चार्ज के लिए. For this charge, this is the electric field, and outside this region, any point is said to be infinity. अब बेटा, this is the region around this charge, in which if any other charge will be placed, then this will exert force. उसको electric field. अब बेटा, electric field intensity क्या होती है? Intensity यानी कि तीव्रता, इसका सिंबल होता है E. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि फील्ड की तीव्रता क्या है? वो है किसी पॉइंट पर, जो कितनी दूरी पर है बेटा? यहां से r डिस्टेंस पर, फील्ड के अंदर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को रख देंगे और ये टेस्ट चार्ज कहने का मतलब बहुत छोटा चार्ज जो पॉजिटिव हो, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिट टेस्ट चार्ज पर ये कितना फोर्स लगाएगा? यूनिट टेस्ट चार्ज नीचे में लिख दिया, मतलब वो 1 यूनिट हो जाएगी, इसे डिवाइड करके 1 यूनिट कर देती, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा वही होगा इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए. At any point is the amount of force experienced by a unit test charge Q naught placed at that point. अब देखिए बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? इसे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं. तो ये चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड था. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज से r दूरी पर जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन भाई? यूनिट टेस्ट चार्ज. कितनी दूरी पर है? r. तो कूलम्स लॉ से बताइए बेटा, ये इस पर कितना फोर्स डालेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू दूसरा चार्ज q2 बाय डिस्टेंस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का होल स्क्वायर. और इस पर फोर्स ये पॉजिटिव है तो r कैप के डायरेक्शन में, मतलब इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैप लगा दिया, मतलब यूनिट का मतलब 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कूलम्स लॉ यही है, 1/4 पे q1 into q2 by r स्क्वायर. ये केवल डायरेक्शन बताएगा कि बेटा अगर ये प्लस है तो अपने इसकी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल, और यही अगर निगेटिव रहता तो यूनिट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, तो यहाँ माइनस r कैप लिखते, कहने का मतलब ये वेक्टर के ऑपोजिट है, वो से खींचता.
अगर ये पॉजिटिव है तो यूनिट चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल दूर भगाएगा, तो आर कैप मतलब ये दूर भगाएगा, माइनस आर कैप लगेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा जब ये निगेटिव चार्ज होगा। अब ये देखिए बेटा, इसको क्या क्या लिखेंगे, बाई क्यू नॉट। बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया क्या बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू आर कैप। आर कैप ये डायरेक्शन है, ये क्या है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और अगर माइनस आर कैप होगा तो यही डायरेक्शन हम इधर की ओर दिखाते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींचता, तो ये डायरेक्शन होता। So this is what electric field. So electric field का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, बेटा देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, समझ जाइए बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां से प्रिपेयर्ड होना है। अभी तक तो आपने बेसिक बेसिक ही पढ़ा हुआ है बेटा, फिर से बता दूं मैं, फिर से बता दो क्वेश्चन क्या था बेटा, एक चार्ज है यस सर, एक्स एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट क्या है बेटा ए, दूसरा चार्ज है वाई एक्सिस पर क्यू, कोऑर्डिनेट क्या है ए, और जेड एक्सिस पर बी डिस्टेंस पर, यहाँ का कोऑर्डिनेट है बी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा ये डिस्टेंस हो जाएगा, इस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये भी सिमिलरली ये भी डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा दूर की ओर, इसकी वजह से किधर होगा दूर की ओर। अब बेटा ये देखिए E की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायरिंग हो जाएगा, अब जो इधर की ओर होगा। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका कंपोनेंट इधर कॉस, इसका कंपोनेंट इधर कॉस, तो ये कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, इसका ये वर्टिकल कॉस थीटा की जगह बेस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हमने, 2 लिखा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब स्टडी कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को के बारे में डिस्कस करें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मानिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसकी लेंथ है L, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव प्लेट है। अब बेटा मानिए कि ये बीच से ये सेंटर के लाइन है और इसकी लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ऊपर से नीचे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक इलेक्ट्रॉन को u वेलोसिटी से एंटर करवाया, लेट एन इलेक्ट्रॉन, L is the length of electric field. What is L? L is the length of electric field, length of plate of electric field. Let u is the velocity, u is the velocity with which electron enter, with which electrons enters, electron enters horizontally. तो बेटा इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था बेटा, 0, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था 0, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था u वेलोसिटी से ही एंटर किया, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था u, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंटर किया, और जैसे ही एंटर करेगा पॉजिटिव प्लेट फोर्स डालेगा अपनी ओर, फोर्स किधर डालेगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन, वाई एक्सिस, बेटा इस डायरेक्शन को x
और ऊपर डायरेक्शन को वाइट रेड कीजिए, फोर्स ऊपर लगेगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू, चार्ज को ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन पर, क्यू इंटू ई, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन। तो बेटा एक्सेलरेशन को फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की ओर, मास इलेक्ट्रॉन का एम ई जो Q इंटू ई के बराबर। अभी पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये इधर चला जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, E इंटू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि जे कैप दिखाएंगे, एक्सेलरेशन इधर लगेगा। तो बेटा अब देखिए, जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करते तो इस तरीके से आता है, क्यों बेटा, हमेशा ग्रेविटी नीचे लगती है तो वो खींचेगी बॉडी को, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन हमेशा खींच के बॉडी को ऐसा पैराबोलिक पाथ कर देती है। बेटा यहाँ ये फोर्स एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट खींच रहा है, तो बेटा यहां से इसका पाथ पैराबोलिक ऐसे होगा, इस तरह का पैराबोलिक पाथ होगा और यहाँ कहीं जाके ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा। अब देखिए बेटा, माने कि ये बिल्कुल इस पॉइंट पर इस प्लेट को लीव कर रहा, ऐसे निकल रहा है, ये प्लेट की दूरी यहां से यहां तक है L। बेटा इसे अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कितना मूव करना है, ये माने कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y, यहां पर जहां लीव कर रहा है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y, और यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है L। अब ये देखिए बेटा, यहां से यहां आने में माने कि t समय लिया इलेक्ट्रॉन ने, तो क्या हो जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, तो टाइम बराबर क्या होगा बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट L हॉरिजॉन्टल अपॉन वेलोसिटी, u वेलोसिटी से आंसर किया, टाइम इतना लगेगा। अब इतना ही टाइम में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये क्या है, L हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है L और वेलोसिटी है u। क्यों एक्सेलरेशन नहीं दिखाया बेटा, पॉजिटिव प्लेट तो इधर ही खींचेगा ना, परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, तो फोर्स जब परपेंडिकुलर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा क्योंकि नो पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन विल एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल, सो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो v इज इक्वल टू u प्लस at डायरेक्ट लगा सकते हैं, या s इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस मूव करना है हॉरिजॉन्टल s इज इक्वल टू ut, तो t बराबर क्या होगा, L बाई u हो जाएगा, L बाई u। और इतनी देर में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, इसे क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ये याद रखिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। बेटा ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, u क्या है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u है 0, टाइम t निकाल लिया हमने, L बाई u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ये लिखिए E इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी है इसका स्क्वायरिंग कीजिए बेटा, L स्क्वायर बाई u स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बेटा यहां पर जब हम लिखेंगे बेटा ये देखिए E बाई एम होता है स्पेसिफिक चार्ज, सारा चीज कांस्टेंट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, s कितना, y इज इक्वल्स टू हाफ चार्ज बाय मास, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यही मुझे बताना था बेटा, L स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, स्पेसिफिक चार्ज बहुत ज्यादा, हेंस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर। बेटा यही प्रोटॉन रहेगा तो बहुत कम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का कम। अल्फा का क्या होगा बेटा, अल्फा का चार्ज बाय मास, चार्ज 2e और मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, बेटा ये और हाफ, प्रोटॉन का और हाफ, अल्फा का